धीरे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, धीरे धीरे पाकिस्तान खुद ही बर्बाद हो जाएगा। तो ये यूक्रेन के लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा ऐसा ना करे कि रूस जैसे देश से, इतने बड़े देश से दुश्मनी ले ले। अभी रूस का पूरा फुल प्लान क्या है, वो वायुसेना से भी हमला कर रहा है, थल सेना से भी कर रहा है, नौसेना से भी कर रहा है। वो चारों ओर से घेर चुका है यूक्रेन को और कोई मदद के लिए नहीं आया। ये दुनिया के लिए भी एक लेसन है कि जब तक अपने पैर पर नहीं खड़े रहेंगे तब तक कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। कोई आएगा कैसे मदद करने के लिए आपके ऊपर? आपकी खुद की परछाई भी ना अंधेरे में आपका साथ छोड़ देती है, तो दूसरे से क्या उम्मीद कर रहे हैं? मुसीबत पड़ने पर हर इंसान साथ छोड़ देती है, जब अंधेरे में परछाई ने छोड़ दिया तो। व्लादिमीर पुतिन का सीधा सा डिमांड है कि रूस ये यूक्रेन और नाटो लिखित दे कि वो कभी भी यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे। रूस का दूसरा डिमांड है कि जो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जो एकदम इसकी राजधानी के पास नाटो सेना आके बैठी हुई है, इन्हें वापस विड्रॉल करें। अमेरिका ने यूरोप में जो परमाणु बम रखे हैं इसे वापस ले जाए। ये व्लादिमीर पुतिन का है। हालांकि पुतिन का आंतरिक विरोध भी हो रहा है देश में, लेकिन इसे दबाने के लिए पुतिन काफी बेहतरीन ढंग से वेल ट्रेंड है। पुतिन का पूरा प्लान क्या है, वो यूक्रेन को इस एरिया से काट देंगे। इस एरिया से काट दिए, वो ऑलरेडी काट चुके हैं, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। क्रीमिया में वही काट चुके हैं। अब ये है एक देश है जिसका नाम है मोल्डोवा। व्लादिमीर पुतिन क्या किए, बहुत पहले से प्लानिंग के तहत मोल्डोवा के इस क्षेत्र को विद्रोहियों द्वारा आजाद करा दिए हैं। इधर विद्रोही क्षेत्र है, ट्रांसनिस्ट्रिया नामक इस देश को बना दिए हैं यहाँ पर। अब उनका फुल प्लान है कि यहां से यहां ये एरिया को काट देंगे यूक्रेन का, जिससे यूक्रेन धीरे धीरे एक लैंड लॉक कंट्री हो जाएगा और ये पूरी तरह से लैंड लॉक हो जाएगा। नीचे से कोई मतलब ही नहीं बनेगा यहाँ पे, ताकि इसकी नौसेना इधर, अक्सर नाटो की नौसेना इधर आ जाती थी। अब इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्यू में उसकी सेना घुस चुकी है, रूस की सेना चारों ओर से घुस चुकी है। अब ये वेट एंड वॉच करेंगे लोग, जल्दी से जल्दी जोनेस्की जो है वहां पे वो सरेंडर कर दे। और रूस की सेना बहुत शक्तिशाली है, कई देश मदद के लिए आए हैं, लेकिन इससे बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन रूस के लिए भी है, जितने देर होगा युद्ध में उतने रूस के लिए समस्याएं बढ़ेंगी, उसके ऊपर सैंक्शन जो है वो और ज्यादा लगते जाएंगे। भारत पे भी इसका असर पड़ेगा। जो गैस है उसके रेट बढ़ेंगे, पेट्रोलियम फिर 110 105 के पास चला जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बढ़ने वाले हैं। जो सनफ्लावर जिससे रिफाइंड तेल वगैरह बनाए जाते थे, वो 80% आता था यूक्रेन से, यूक्रेन युद्ध में फंस चुका है, अब वो नहीं आएंगे। फिर से सरसों का तेल 200 से 250 रुपए लीटर के राउंड द फिगर जाने वाला है। दवाइयां यूक्रेन के लोगों को महंगा पड़ेगा, क्योंकि भारत उन लोगों को दवाइयां बेचता था। गेहूं के लिए एक चीज का प्रॉफिट यही है कि यूक्रेन और रूस दोनों गेहूं के बहुत बड़े उत्पादक है। यूक्रेन के पास गेहूं का बहुत बड़ा भंडार था। यूक्रेन में एक घास का मैदान है जिसे कहते हैं स्टेपी, उसे ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, कि दुनिया में वो गेहूं वहां बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादित होता है। तो गेहूं का इन लोग के पास प्रोडक्शन गिरेगा, जिस वजह से गेहूं के रेट बढ़ेंगे। तो भारत उन गेहूं को विदेश में बेच सकता है और इस तत्कालिक समय के लिए फायदा कमा सकता है। ये भारत के लिए एक मौका है, वो भी हाथ से मत चला जाए, दिक्कत हो जाएगा। हालांकि रूस इसके लिए पहले से तैयार बैठा है। उसने अपनी अर्थव्यवस्था को बजट में जो पारित किया था उसको स्टेबल रखने की कोशिश किया। वहां पर्याप्त मात्रा में विदेशी भंडार रखे गए हैं। वो सोने का प्रचुर भंडार रख चुका है। अमेरिका ने उसके ऊपर सबसे खतरनाक प्रतिबंध लगाया, स्विफ्ट बैन लगा दिया। देखिए, दो तरह के बैंकिंग में कोड होते हैं। अगर आप देश के अंदर ही पैसा भेजना चाहते हैं तो आपको आईएफएससी कोड लगते हैं। आप अगर ध्यान देंगे होंगे, बैंक में कभी भी पैसा ट्रांसफर किए होंगे तो आईएफएससी कोड लगा होगा। अगर आपको आईएफएससी कोड नहीं पता है, बैंक से ट्रांसफर पैसा नहीं होगा। लेकिन ये आईएफएससी कोड किसी देश के अंदर ही होता है। हमें बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु कहीं भेजना है। लेकिन अगर हमें यहां से पैसा अमेरिका भेजना है तो उस समय आईएफएससी कोड काम नहीं करेगा, उस समय स्विफ्ट कोड काम करेगा। जितने लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते होंगे, विदेश से सामान बेचते होंगे, आता होगा, उन लोग को पैसे के लिए आईएफएससी कोड नहीं बल्कि स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती होगी। अमेरिका ने यूरोपीय देशों के दबाव में आकर रूस को क्या किया, स्विफ्ट कोड से हटा दिया। अब रूस का स्विफ्ट कोड ही काम नहीं कर रहा है। तो रूस में इंटरनल व्यापार तो होगा, लेकिन बाहरी व्यापार पर बैन लग जाएगा। हालांकि रूस चाहे तो रूबल में इसका व्यापार कर सकता है इजीली। रूस की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसके लिए भी अमेरिका ही जिम्मेदार है। उसने रूस को इतना ना प्रतिबंधों से झोंक दिया था, इतना झोंक दिया था कि रूस अब एकदम उब गया था। कहा जाता है किसी को इतना ना डराओ कि उसके दिल से डर खत्म हो जाए। भारत के लिए समस्या है कि हमें बैलेंस लेके चलना है, ना हमें अमेरिका की ओर झुकना है, ना हमें रूस की ओर झुकना है। हमें दोनों से जरूरत है और दोनों से सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि क्वाड ग्रुप में भारत ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, एक न्यूट्रल स्टैंड को अपनाया है। यूएनओ में भी भारत ने एब्सटेन करके, मत ना डाल के, वो भी एक तरह का न्यूट्रल स्टैंड को अपनाया है। G20 में भी भारत बहुत कुछ नहीं कहने वाला है रूस के खिलाफ।
हमें बैलेंस लेके चलना है, अमेरिका के कहने पे हम लोग को नहीं आना है, क्योंकि अगर हम अमेरिका के कहने पे चले आएंगे तो रूस हम चाइना के फेवर में चला जाएगा, क्योंकि वो भी देखेगा कि भैया आप अमेरिका के गुण गा रहे हैं तो वो किसके पे गुण गाने लगेगा, चाइना का। और ये चाइना यही चाह ही रहा है, क्योंकि उधर यूक्रेन को कब्जा कर लेगा, यूक्रेन ले गया रूस, अब ताइवान लेके चला जाएगा चाइना, इसके बाद स्प्रेटले द्वीप लेगा, इसके बाद पारासेल आइलैंड लेगा, ये चाइना के लिए प्लस पॉइंट होगा। अतः चाइना को रोकने के लिए हमें रूस के साथ रखना जरूरी है, साथ साथ अमेरिका का भी साथ देके चलना जरूरी है। तो हमें काफी मतलब बीच बचाव लेकर चलना चाहिए। सबका कारण है नाटो और अमेरिका के चक्कर में पूरी दुनिया आज सफर कर रही है। हमारे देश का सेंसेक्स नीचे गिर गया, 10 लाख करोड़ रुपए जो हमारे सेंसेक्स है, 5% सेंसेक्स नीचे चला गया हमारा शेयर मार्केट, यानी लगभग 2000 अंकों की गिरावट देखी गई है, जिसे वैल्यू में कहेंगे तो 10 लाख करोड़ का। ये नाटो इन लोग के चक्कर में, ये आपस में जब तक दुनिया में ये दोनों देश हैं अमेरिका और रूस, हमेशा गोलियां चलती रहेंगी। अरे वही छोटका ससुरा चाइना, ये पूरी दुनिया में गोलियां चलवाते रहेंगे। हम लोग को न्यूट्रल बैलेंस लेके चलना है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका से दुश्मनी तो खतरनाक होती है, दोस्ती और खतरनाक होती है, ये किसी के नहीं होते हैं सर। और अमेरिका के पिछले कर्मों को हमें नहीं भूलना चाहिए। याद कीजिए 1971 में जब जंग चल रही थी तो रूस हमें बचाने आया था, 40वां बेड़ा भेजा था, और यही अमेरिका है जो परमाणु बम से मारने की धमकी दिया था, अपना 7वां बेड़ा भेजा था। 1965 में जब हमारे यहाँ अकाल पड़ा था तो अमेरिका हमें सुअरों को खाने वाला गेहूं दिया था। किस मुंह से अमेरिका आज हमसे मदद मांग रहे हैं यहाँ पे भैया? जब 370 लगा था तो इसमें 7 रूस ने हमारा दिया था। यूएनओ में कश्मीर में जब जब मुद्दा आया था तो यूएनओ कहता था कि वहां के लोगों से पूछिए क्या होगा, तो रूस वहीं पे रोक लगाता था। हम कैसे भूल सकते हैं रूस को? रूस ही हमें सबसे ज्यादा हथियार दिया। आज भी भारत में 80% हथियार रूस से ही आ जाते हैं, हम इसको नहीं भुला सकते हैं। 1998 में जब भारत ने अपना परमाणु बम परीक्षण किया था, पूरी दुनिया खिलाफ हो गई थी, रूस साथ खड़ा था। आपको याद है कि नहीं? इन दोनों की जोड़ियां, इन लोगों ने परमाणु परीक्षण किया था, उसके बाद कोई हमें आंख उठाकर नहीं देख सकता था। तो उस समय भी रूस की बात हम लोग को याद रहना चाहिए। 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो अमेरिका ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा था कि हम परमाणु बम मार देंगे भारत के ऊपर। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम आधा हिंदुस्तान खोने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम वचन देते हैं कि सुबह का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। तो पाकिस्तान अमेरिका अपना परमाणु बम लेके भागा था। याद कीजिए अभिनंदन की जी का फाइटर पायलट जो थे, इनके ऊपर जहाज से जो स्ट्राइक किया गया था, वो जहाज भी पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया था, F-16 जहाज। आज भी हमारी जरूरत रूस ही पूरा करता है। S-400 के दम पर हम चाइना को चैलेंज करते हैं, किसने दिया? रूस ने दिया। विक्रमादित्य किसने दिया? रूस ने दिया। 1991 में हम लोग जब अंतरिक्ष में क्रायोनिक इंजन की जरूरत थी, रूस अपने 8 क्रायोनिक इंजन दे रहा था, अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिस वजह से हमारा परमाणु अंतरिक्ष कार्यक्रम लगभग 20 साल पीछे चला गया। यहाँ पर आज भी चंद्रयान में अमेरिका के जगह पे रूस हमारी मदद कर रहा है। तो रूस हमेशा से हम लोग के साथ रहा है। आज देखिए परमाणु पनडुब्बी, चाहे चक्र हो, नेपरा हो, अरिहंत हो, इसमें रूस हमारी मदद कर रहा है। AK-203 राइफल की फैक्ट्री हो, रूस मदद कर रहा है। चाहे सुखोई जहाज जो हमारी वायुसेना का रीढ़ है, रूस ने हमें दिया है। ब्रह्मोस जहाज दुनिया का सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज जहाज मिसाइल है, जिससे चाइना डरता है, किसने दिया है? रूस ने दिया है। तो हमें बैलेंस लेके चलना है। कहीं ना कहीं सेना में रूस मदद करेगा, लेकिन अमेरिका से हम लोग को भी संबंध बना के रखना है। चाइना को जब कंट्रोल करने की बारी आएगी तो रूस नहीं सुनेगा, तब हमें अमेरिका को लाना पड़ेगा। इस दुविधा में हम लोग हैं कि अमेरिका का साथ दें कि रूस का साथ दें। इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या होता है समझिए। मान के चलिए हमारे 2 बहुत करीबी आदमी हैं, उन दोनों का ब्याह पड़ गया, वो कह रहा है कि हमरे ब्याह में आना, वो कह रहा है हमरे ब्याह में जाएगा। तो भैया हम एक में जाएंगे तो दूसरा से संबंध खराब हो जाएगा। एक काम करते हैं, कोई दिन हम अपने ब्याह कर लेते हैं, बातें खत्म हो जाएगा। भैया हम अपने ब्याह में बिजी थे। इसी वजह से सबसे अच्छा तरीका है, ना हम रूस के फेवर में जाएंगे और ना ही हम अमेरिका के फेवर में जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका है मोदी जी को अपनी सेना को बोलिए कि गलवान घाटी में 2 किलोमीटर आगे घुस जाए। गलवान घाटी में जैसे 2 किलोमीटर आगे घुसेगी, लड़ाई तो करना नहीं है, उलझा के रखना है। 2 किलोमीटर जहां आगे घुसेगी उधर से चाइना वाले घुस जाएंगे, फिर वैसे ही स्टैंड ऑफ हो जाएगा। 2-3 महीना चलेगा, अमेरिका कहेगा हे बोलना रे रूस को, हम कुछ जी करें, हम तो खुदे लड़ रहे हैं चाइना से यहाँ पे। तो हमला दोनों शांत के शांत रहेगा। और इससे एक और फायदा होगा, चाइना इधर उलझा रहेगा तो ताइवान पे हमला नहीं करेगा, नहीं तो इससे यही भी बहाने निपटा देगा ताइवान को। आपको क्या लगता है, भारत को इधर उलझा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? वरना आप मना करेंगे तो कोई ना कोई देश इस तरह से आपको कहेगा कि भैया हमारा साथ दो। उससे अच्छा हम खुद उलझे हुए हैं, बातें खत्म। रूस की जगह पे कोई भी देश रहता तो अपनी सिक्योरिटी को लेकर चिंतित होता ही। आप खुद सोचिए, अमेरिका यहाँ पे है, क्या मैक्सिको देश में अगर रूस अपनी सेना लगाएगा तो क्या अमेरिका चुप रहेगा? नहीं चुप रहेगा ना। कोई भी देश देखेगा कि आप यहाँ सेना लगा क्यों रहे,
तो आप ही बताइए, अमेरिका अपनी नाटो सेना अगर यूक्रेन में लाएगा तो रूस के बॉर्डर से सटा देगा, तो रूस कैसे चुप रह सकता है? अपने देश पर बीतता है तो सबको खराब लगता है। आप ही बताइए, भारत है यहाँ पे, भारत के नीचे यहाँ श्रीलंका है, अगर पाकिस्तान अपनी फौज श्रीलंका में लगा देगा और श्रीलंका उसको परमिशन देगा तो भारत धोएगा कि नहीं धोएगा उसको? हम लोग को कैसे खराब लगता है? जैसे चाइना अपना स्ट्रिंग ऑफ पल्स लाता है यहाँ पे। तो हर देश को अपना सुरक्षा चिंता को ध्यान में रखना पड़ता है। और इसमें सिंपल सा बात है, यूक्रेन को कोई उससे उसका